अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं कॉर्डेटा फाइलम की। ना जो कॉर्डेटा फाइलम है, तो जब हमने शुरुआत की है उसी वक्त मैंने बताया था कि जो जानदार है उन जानदारों को दो और बड़े ग्रुप में तकसीम किया गया है। और वो एक ग्रुप था कॉर्डेटा और दूसरा था नॉन कॉर्डेट। वो जिनके अंदर नोटोकॉर्ड होती है और वो जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होती है। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर है ना बहुत अच्छे अंदाज में नोटोकॉर्ड का मीनिंग क्या होता है या नोटोकॉर्ड होती क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या क्या ऐसे खसूसियात होती है जो कॉर्डेटा में होती है, क्योंकि इसके बाद हम बहुत फास्ट आगे बढ़ने वाले हैं। तो जो फाइलम कॉर्डेटा है, वो फाइलम कॉर्डेटा में शामिल जितने भी जानवर होती है, तो उनकी जो बुनियादी खसूसियात है वो ये होती है कि उनके पास नोटोकॉर्ड, एक ऊपर नर्व कॉर्ड की खाली नली और फेरेंजियल गिल स्लिट्स की जोड़ मौजूद होती है। तो यहाँ पर याद रखना है कि बुनियादी खसूसियत ये है कि उनके पास क्या होती है, नोटोकॉर्ड होती है। साथ ही साथ याद रखना है कि इनके पास नर्व कॉर्ड, उसके बाद खाली नली में होती है और उसके साथ क्या होते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती है। तो यह बेसिक अंदाज में याद रखना है कि इनके पास क्या होती है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। क्या होती है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। और साथ ही साथ इनके पास क्या होती है, नर्व कॉर्ड। ठीक है। ये बायलैटरल तवाजुन, अब ये जितने भी जानदार हो गए इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, बायलैटरल तवाजुन। प्लस इनके पास क्या देखने को मिलेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर ये कैसे होते हैं, यू सेलोमेर, यानी इनके पास क्या होती है, सीलोम होती है। और इसी तरह से इनके पास क्या होती है, ऑर्गन सिस्टम की सतह, यानी इनके पास सारे ऑर्गन हो गए। तो अब ये जो बातें मैंने अभी बताया, तो ये बातें उन्हीं लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी जिन्होंने इससे पहले वाले लेक्चर्स देखे। क्योंकि अब हम बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं कि बायलैटरल तवाजुन का मीनिंग क्या है, यू सेलोमेट का मीनिंग क्या है, या डिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग क्या है। अब मेरे को लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। उससे आगे हम बढ़ रहे हैं कि इनमें क्या होता है, इनमें होता है इखराजी सुराख। इनमें जो इखराजी सुराख होता है, यानी जिसको हमने कहा एनस या जुमर, वो इनके अंदर कहां पर होता है, तो ये इनके बाद दुम तक या दुम के बाद होती है। कहां पर होती है, उनकी दुम के बाद होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इनके जिस्म में क्या होता है, पोस्ट एनल पार्ट। क्या होता है इनके पास, पोस्ट एनल पार्ट होता है। दुम के बाद इनका क्या होता है, इखराजी सुराख होता है, या इखराजी सुराख के बाद तक इनके पास क्या होती है, दुम। तो जहां पर भी इखराजी सुराख होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इखराजी सुराख है, तो उसके बाद उनके पास क्या है, दुम। तो यहाँ पर बहुत बेसिक चीज याद रखना है कि इनमें जो इखराजी सुराख होता है उसके बाद तक क्या होती है, दुम होती है। आमतौर पे जो पहले वाले जानदार अगर हमने देखे तो उनके पास दुम नहीं होती। ठीक है, इनके पास दुम, और वो दुम भी किसके बाद है, इखराजी सुराख के बाद। ठीक है। फिर इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो बंद किस्म का होता है, यानी जो दौरान खून होता है इनका वो बंद किस्म का होता है, यानी दिल और खून की नालियां, इसी तक खून महदूद रहेगा, उसी में उसका फ्लो होगा, उसी में वो सर्कुलेट होता रहेगा। फिर एक में और एक चीज क्या है कि ये जो कॉर्डेटा है और नॉन कॉर्डेटा है, इनकी जो इम्तियाजी खसूसियात है वो एक टेबल के अंदर मवाजना करके बताया गया है, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। फिर जो फाइलम कॉर्डेटा है, ये जो फाइलम कॉर्डेटा है, ये फाइलम कॉर्डेटा को तीन मजीद सब फाइलम में डिवाइड किया हुआ है। पहले ही हम बात किसकी कर रहे हैं, फाइलम। अब इस फाइलम को और सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। ये जो सब फाइलम है, इसमें से एक को कहा जाता है यूरोकॉर्डेटा, या उसको कहा जाता है ट्यूनिकेटा। क्या कहा जाता है इसको, यूरोकॉर्डेटा, या उसको क्या कहा जाता है, ट्यूनिकेटा। एक होता है सिफेलोकॉर्डेटा, दूसरा फाइलम सब फाइलम कौन है, सिफेलोकॉर्डेटा। और तीसरा है जिसको हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रेटा, यानी हमारा वाला फाइलम, हम जिस फाइलम में आते हैं वो कौन है, वर्टिब्रेटा। तो इस तरह से याद रखना है कि जो फाइलम कॉर्डेटा है उसके अंदर कौन है, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा और सब फाइलम वर्टिब्रेटा इसमें क्या है, शामिल है। ठीक है। तो यहां पर बेसिक कंसेप्ट क्या याद रखना है, जो कॉर्डेट एनिमल होते हैं उनमें पहली चीज याद रखना है कि उनके अंदर क्या होती है, नर्व कॉर्ड।
दूसरी चीज याद रखना है उनके पास क्या होता है, नोटोकॉर्ड। तीसरी चीज क्या याद रखना है, उनके पास क्या होती है, गिल स्लिट्स। और चौथी चीज की उनके पास क्या होती है, पोस्ट एनल टेल या पोस्ट एनल पड। एनस के बाद भी या इखराजी सुराख के बाद भी क्या होती है, दुम मौजूद होती है। ठीक, बात समझ में आई। ये है कॉर्डेट। तो जब आप कॉर्डेट को लिखेंगे ना तो ये चार प्रॉपर्टी याद से लिखना। नाउ मैंने जो पहले कहा कि आपको कि आगे हम कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के दरमियान में जो फर्क है उसको देखेंगे। तो पहले मैं कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के फर्क को बता देता, फिर हम फाइलम की बात करेंगे। तो कॉर्डेटा जो होते हैं, कॉर्डेटा के अंदर बात करें और नॉन कॉर्डेट की अगर बात करें, तो पहली बात याद रखिए, जो कॉर्डेट होते हैं उनमें क्या मौजूद होती है, नोटोकॉर्ड, जिसको अभी हमने कहा। और जो नॉन कॉर्डेट है उसमें नॉन नोटोकॉर्ड क्या होती है, मौजूद नहीं होती है, या हम कहेंगे कि क्या होती है, गायब होती है। इसी तरह से इनके अंदर मरकजी आसाबी निजाम ऊपरी जानिब, ये बहुत अहम है कि इनका जो मरकजी आसाबी निजाम होता है ये ऊपरी जानिब होता है और ये खोखला होता है और एक ही होता है। जबकि इनका जो मरकजी आसाबी निजाम होता है वो नीचे की जानिब यानी वेंट्रल साइड होता है। दूसरा वो ठोस होता है और तीसरा वो कैसा होता है, दोहरा होता है। यानी जो हमने नर्व्स की बात करें, गेंगलियंस की बात करें, तो वहां पर जो नर्व कॉर्ड होती है दो होती है। फिर इनके पास क्या होता है, इनके पास होती है फेरिंग्स, इनके पास होती है गिल स्लिट्स, जिसके जरिए वो क्या होते हैं, सुराखदार होते हैं, वहां से एक्सचेंज का अमल होगा। इनके पास गिल स्लिट्स मौजूद नहीं होती। फिर इनका जो खल्ब होता है वो नीचे की जानिब होता है, जबकि इनका खल्ब अगर मौजूद हो तो वो कहां पर होता है, ऊपर की जानिब। यानी अगर इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, उज़ूई निजाम की सतह अगर हो, तब जाके इनका दिल होगा। और अगर होगा भी तो वो कहां पर होगा, वो दिल उनके ऊपर की जानिब होगा। फिर इनके पास क्या होता है, जो इखराजी सुराख है, जो एनस है, वो कहां तक होता है, दुम के बाद भी मौजूद होता है। जबकि इनका जो इखराजी सुराख है, इखराजी सुराख के बाद वाली दुम इनके पास मौजूद नहीं होती, यानी इनके पास पोस्ट एनल टेल नहीं होती। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये बुनियादी फर्क है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में, जिसको आपको याद रखना है। अब ये जो फर्क है आप कैसा याद रखेंगे, तो इसके लिए पहले आप ये पूरे 11 फाइलम अच्छे से पढ़ लीजिए और इन 11 फाइलम को पढ़ के इनके अंदर बुनियादी क्या खुसूसियात है, तो ये बुनियादी खुसूसियात पे आपको गौर करना है। इंशाल्लाह आपको ये दोनों में फर्क बहुत अच्छे से याद हो जाएगा ना। हमने कहा कि जो कॉर्डेटा है उसको सब फाइलम में तकसीम किया गया है, उनको और शाख दर शाख और डिवाइड किया गया है। तो जो सब फाइलम है उसको, जिसको हम कहा जाता है यूरोकॉर्डेटा, और दूसरा है जिसको क्या कहा जाता है, सिफेलोकॉर्डेटा। इन दोनों को अक्सर एक और फाइलम है जिसको कहा जाता है प्रोटोकॉर्डेटा। यानी अगर हम बात करें जो यूरोकॉर्डेटा है और दूसरा जिसको कहा जाता है सिफेलोकॉर्डेटा, तो अगर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों को किस में रखा गया है, इन दोनों को रखा गया है प्रोटोकॉर्डेट। किसमें रखा गया, इन दोनों को प्रोटोकॉर्डेटा में रखा गया है। तो हमेशा याद रखना है कि यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, इन दोनों को मिला के एक और ग्रुप बनता है, एक और सब फाइलम बन जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉर्डेटा। और इसमें शामिल जो अनवा है, यानी ये जो प्रोटोकॉर्डेटा है, इसमें शामिल जो अनवा है वो सारी की सारी कौन है, समंदरी, यानी हमेशा समंदरी है, जमीनी नहीं है। इसको याद रखिए कि ये जो कॉर्डेटा है इनमें जितने भी ये जो कॉर्डेटा का ग्रुप है प्रोटोकॉर्डेटा, इसमें जितने भी जानदार हो गए, चाहे वो सिफेलोकॉर्डेटा हो चाहे वो यूरोकॉर्डेटा हो, कैसे हो गए, समुद्री। फिर जो यूरोकॉर्डेटा है, यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा की दुम में होती है। अब देखिए बहुत अहम है, बहुत अहम है। यूरोकॉर्डेटा किसको कहेंगे, यूरोकॉर्डेटा मतलब वो कॉर्डेटा जिसके अंदर नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा, जब लार्वा स्टेज होगी, जब उनकी कौन सी वाली स्टेज होगी, लार्वा, तब तक ही होगा। तो लार्वा की दुम में इनके पास नोटोकॉर्ड होंगी, जब ये लार्वा से बालिग हो जाएगा तब नोटोकॉर्ड खत्म। तो उनको कहा जाता है
उनको कहा जाता है यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। जबकि सिफेलोकॉर्डेटा की अगर बात करें तो सिफेलोकॉर्डेटा में ये जो होते हैं ये सर से लेकर दुम तक और जिंदगी भर मौजूद होते हैं। इनमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड होगी सिर्फ कहां पर होगी, लार्वा की दुम में, ठीक है। लेकिन इनमें क्या होगी, इनमें सर से लेकर कहां तक होगी, दूम तक होगी। इनका बाद में खत्म हो जाएगा, लार्वा स्टेज में रहेगा, बाद में नहीं रहेगा, लेकिन इनका क्या रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। और कहां से कहां तक रहेगा, सर से लेकर दूम तक रहेगा। यूरोकॉर्डेटा की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यूरोकॉर्डेटा की एग्जाम्पल है एसिडिया, सल्पा, डोलियम डोलियम डोलियोलम, ठीक है। और सिफेलोकार्डेटा की अगर बात करें तो ब्रांकियोस्टोमा, कौन है, ब्रांकियोस्टोमा। और दूसरा होता है जिसको कहा जाता है उसी में एम्फियोक्सिस या लैंसिट, इनकी एग्जाम्पल है। तो सिफेलोकॉर्डेटा की एक ही एग्जाम्पल है, इसको बार बार पूछा जाता है। यूरोकॉर्डेटा की 3 एग्जाम्पल है, एक है एसिडिया जिसको बार बार पूछा जाता है, सल्पा और डोलियोलम। तो ये जो एसिडिया है ये इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से आपने याद करना है। बालिग रहेगा तो उसके पास नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा ना। ये देखिए वर्टिब्रेटा, अब वर्टिब्रेटा को देखो किस तरह से डिवाइड किया गया। तो जो वर्टिब्रेट्स है, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि यहाँ पर कुछ जानदार है जिनको कहा जाता है वर्ट। हमने कहा कि 3, एक होता है यूरोकॉर्डेटा, एक होता है जिसको हमने कहा सिफेलोकॉर्डेटा, और एक होता है जिसको हम क्या कह रहे हैं, वर्टिब्रेटा। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा की बात कर रहे हैं हम। अब जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा होते हैं, सब फाइलम वर्टिब्रेटा का मतलब क्या होता है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा के जितने भी मेम्ब्रान होते हैं उनके जो अफजाइश होती है, तो अफजाइश के इब्तिदाई दौर में, अफजाइश के इब्तिदाई दौर में, यानी कौन सा वाला दौर, एम्ब्रियोनिक, यानी जब वो अभी माँ के पेट में है, तब उस कंडीशन में तो जो नोटोकॉर्ड होता है, वो नोटोकॉर्ड उनके पास मौजूद होता है, और बालिग होने पर वो कार्टिलेज या हड्डी की वर्टिब्रल कॉलम में क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। तो या तो वो कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल या हड्डी वाली वर्टिब्रल यानी बोनी वर्टिब्रल कॉलम में तब्दील हो जाता है, इसलिए उसको कहा जाता है वर्टिब्रेटा या वर्टिब्रेट्स। लिहाजा सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट, जितने भी वर्टिब्रेट्स है सबको कॉर्डेट कह सकते हैं, लेकिन जो सारे कॉर्डेट्स है वो वर्टिब्रेट्स नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के ऊपर एग्जाम में बारहा सवाल किया गया है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या मतलब है, सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट है, यानी कॉर्डेट इतना बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर जो आ रहे हैं वो वर्टिब्रेट, तो ये सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट है, लेकिन सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट है क्या, नहीं, क्योंकि वर्टिब्रेट वही रहेंगे जिनके पास, वर्टिब्रेट वही रहेंगे जिनके पास नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में तब्दील होगी। जैसा सिफेलोकॉर्डेट है वहां वर्टिब्रल कॉलम नहीं बन रही है, दूसरा यूरोकॉर्डेट है वहां पर वर्टिब्रल कॉलम नहीं बन रही है, यानी नोटोकॉर्ड तो है लेकिन वो नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में तब्दील नहीं हुई। इसलिए यहां पर कहा जाता है कि वर्टिब्रेट जितने भी है वो सारे कॉर्डेट है, लेकिन सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट्स नहीं है। फिर वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, वर्टिब्रेट्स में कॉर्डेटा की उस बुनियादी खुसूसियत के अलावा, कौन सी बुनियादी खुसूसियत के अलावा, जो हमने पहले पढ़ा कि पोस्ट एनल टेल होती है, उनके पास गिल स्लिट्स होती है, उनके पास नोटोकॉर्ड होती है, उनके पास नर्व कॉर्ड होती है। अब उसके अलावा इनके पास 2, 3 या 4 खानों का एक लहमी खल यानी मस्कुलर हार्ट होता है, जो नीचे की जानिब होता है। कहां पर होता है वो, नीचे की जानिब, यानी इनके पास क्या है, खाने वाला हार्ट आ गया, खानों वाला दिल आ गया। फिर इनके पास क्या होता है, इखराज होता है, और इखराज और ऑस्मो रेगुलेशन, इखराज के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इनके पास क्या होते हैं, गुर्दे होते हैं यानी किडनी होते हैं। फिर इनके पास जोरदार बगली फिन्स या क्या होते हैं, लिम्स होते हैं। लिम्स का मतलब होता है पाँव, हाथ, है ना, घोड़ा है तो घोड़े के क्या है, लिम्स है, मछली है तो मछली के क्या है, फिन्स है। तो मछलियों के पास या तैरने वाले जानदारों के पास क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, और जो
जो जमीनी जानदार है उनके पास क्या होते हैं, लिम्स होते हैं। फिर जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है मजीद मुनक़सिम होता है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। अब इसी चार्ट को मैंने आगे और बताया है कि वर्टिब्रेटा की अगर बात करें, वर्टिब्रेटा की अगर बात करें तो उसको दो डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है। वर्टिब्रेटा की अगर बात करें तो उसको कितने डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, उसको दो डिविजन्स में डिवाइड किया है। एक डिवीजन है जिसको कहा जाता है अग्नैथा, दूसरे को कहा जाता है ग्नैथोस्टोमेटा। क्या कहा जाता है इसको, ग्नैथोस्टोमेटा। जो अग्नैथा होता है उसको जबड़े नहीं होते, यानी उनको ये जॉज नहीं होते, और जो ग्नैथोस्टोमेटा होते हैं उनको क्या होते हैं, जबड़े मौजूद होते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो अग्नैथा है उनकी एक क्लास है जिसको कहा जाता है साइक्लोस्टोमा। क्या कहा जाता है इसको, साइक्लोस्टोमा। और जो ग्नैथोस्टोमेटा है उनके पास सबसे पहले तो है सुपर क्लास। क्या है उनके पास, पहले सुपर क्लास, और फिर इन सुपर क्लास तो दो है। एक सुपर क्लास है जिसको कहा जाता है पाइसेस, और दूसरी है टेट्रापोड्स। दूसरी कौन सी है, टेट्रापोड्स। एक क्लास है पाइसेस, दूसरी कौन है, टेट्रापोड्स। पाइसेस मतलब वो जिनके पास फिन्स मौजूद होती है, छोटे छोटे फिन्स हो गए, और टेट्रापोड वो है जिनके पास क्या होंगे, लिम्स होंगे, यानी हमारे हाथों की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर होंगे। जो पाइसेस है उन पाइसेस को फिर तकसीम किया गया क्लास में। देखिए बात को समझिए, यहाँ पर वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया गया डिवीजन में। दो डिवीजन है, एक है अग्नैथा और दूसरा है ग्नैथोस्टोमेटा। अग्नैथा मतलब जिनके पास जबड़े नहीं होते, ग्नैथोस्टोमेटा जिनके पास जबड़े मौजूद होते हैं। फिर जो अग्नैथा है उसको डायरेक्टली क्लास में तकसीम किया गया है, साइक्लोस्टोमेटा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्लास है, यहाँ पर दूसरी क्लास है, लेकिन इस क्लास से पहले एक क्लास है जिसको कहा जाता है सुपर क्लास। इसका मतलब है जो डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा है उसके अंदर एक सुपर क्लास है, वो जो सुपर क्लास है उसका नाम है पाइसेस, दूसरी का नाम है टेट्रापोड। और पाइसेस जो सुपर क्लास है उसके अंदर एक क्लास है, टेट्रापोड जो सुपर क्लास है उसके अंदर क्लास है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर जो क्लास है उसको कहा जाता है कॉन्ड्रेक्टाइस, और एक को कहा जाता है ऑक्टियस्थाइस। इसी तरह से जो टेट्रापोड है उसमें क्लास है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स जिसको हम कहते हैं बर्ड्स या परिंदे, और लास्ट है मैमल्स। तो यहाँ पर इस तरह से ये जो चार्ट है, इस चार्ट की मदद से आप ये याद रख सकते हैं कि जो वर्टिब्रेट्स हैं या जो वर्टिब्रेटा है, वो वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन में डिवाइड करें। एक है अग्नैथा, दूसरा ग्नैथोस्टोमेटा। अग्नैथा के अंदर एक क्लास है जिसको कहा जाता है साइक्लोस्टोमेटा, और जो ग्नैथोस्टोमेटा है उसमें दो सुपर क्लासेस है, एक है पाइसेस, दूसरी कौन सी है, टेट्रापोडा। पाइसेस के अंदर क्लास है कॉन्ट्रेक्टाइस, ऑस्टेक्टाइस, और टेट्रापोडा के अंदर चार क्लासेस हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। यहां पर किसी को कोई डाउट है? ये पूरी बातें है ना बहुत ज्यादा पढ़ने की, याद करने की, रिमाइंड करने की। समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छा, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो उर्दू के अलावा पहले से भी इंग्लिश वगैरह में स्टडी कर रहे थे, जिन्होंने इंग्लिश में भी स्टडी किया हुआ है ऑलरेडी, जिनको ऐसा लगता है? अलीजा, और क्योंकि इस तरह से आपको बहुत फायदा मिलेगा। बहुत अच्छे, ओके, चलता है, बहुत अच्छी कोशिश करें। इंग्लिश तो बहुत इजी है। इंग्लिश इसलिए इजी है क्योंकि हमको उसकी आदत हो गई। इंग्लिश हमारे लिए इसलिए इजी जाता है क्योंकि वो उसकी हमको आदत है, और उसके लिए आसानी से सारी चीजें अवेलेबल है। जब हमारे पास उर्दू वगैरह पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सारी चीजें अवेलेबल होगी, तो जिस तरह से हमको पहली, दूसरी या 7, 8, 9, 10 तक पढ़ना मुश्किल नहीं लगता, वैसा हमको यहाँ भी मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन अभी हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है,
जी सभाबा जी, आपका क्वेश्चन पूछ लो। हाँ, लड़के आगे निकलेंगी ना भाई, क्योंकि वो मेहनत करती है। देखिए, नीट उर्दू का पेपर डिफिकल्ट नहीं रहता है, बात समझ लीजिए। जैसा इंग्लिश का पेपर है वैसे ही उर्दू का पेपर होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि क्योंकि हमारे पास उनको पढ़ने का रिवाज नहीं है, उनके ऊपर हमारी इतनी स्टडी अच्छी होती नहीं है या हम करते नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर आप उर्दू का पेपर और जिन्होंने पढ़ा हुआ है अगर उनको देखेंगे ना, तो वो बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक का मसला यही रहा है, अभी तक का बड़ा इशू यही रहा है कि हमारे पास ना तो इसको पढ़ाने वाले मौजूद थे, ना ये किताबें अवेलेबल है बताने वाले मौजूद थे। ये तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी की दुनिया की वजह से हमारे लिए ये बहुत आसान हुआ। नहीं तो कहाँ पर आप में से कुछ लोग दिल्ली में बैठ के पढ़ रहे हैं, कुछ लोग हैदराबाद में बैठ के पढ़ रहे हैं, कुछ लोग निजामाबाद में बैठे हैं, कुछ पूना से है, कुछ मुंबई से है, कुछ कहाँ कहाँ से अलग अलग जगह से आप लोग आए हुए हैं। तो एक क्लास बनी है आपकी। सोचिए, अगर एक औरंगाबाद जैसे शहर के अंदर इतने सारे कॉलेज होने के बाद भी एक बैच नहीं बन सकती, है ना? तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा नेमत है, और इंशाल्लाह जैसा जैसा हम आगे बढ़ेंगे तो हम इन कामों को और अच्छे से कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें एक तो चीज है कि पेपर मुश्किल नहीं होता। पहली बात समझ लीजिए कि पेपर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। उल्टा मेरा तो बोलना ये है कि चूंकि लैंग्वेज बायलिंगुअल होती है, दोनों लैंग्वेज रहने वाले हैं, उर्दू भी रहने वाला है, इंग्लिश भी रहने वाला है। और इंग्लिश की लेवल क्या रहेगी, उर्दू की लेवल क्या रहेगी, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस इतना है कि आपको दोनों भी जगह पढ़ना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए, जो बच्चे तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ में देते हैं वो लाखों की तादाद में बैठते हैं, और हजारों की तादाद में वो बच्चे उस लैंग्वेज में पास होते हैं। तो सोचने की बात है कि यार जब वो एमबीबीएस में जाते होंगे तो वो क्या करते होंगे। इसका मतलब यह है कि रीजनल लैंग्वेज से हम भी स्कोर कर सकते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में जो ठोस ठोस के भर दिया गया है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ेंगे तो ही बढ़ेंगे। आप देख लीजिए, अभी तक वो सारे लोग जो आज हमारे टीचर्स बने हुए हैं या जो आज हमारे पास पढ़ा रहे हैं या कहीं पर जॉब कर रहे हैं, वो लोग भी तो सारे उर्दू से ही पढ़कर आए हुए हैं। मैं खुद आपके सामने जो खड़ा हूं, मेरा 11th 12th भी उर्दू में हुआ है। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैंने नेट जेआरएफ किया। नेट जेआरएफ में मेरा ऑल इंडिया रैंक 61 था। फिर मैं जेएनयू में रहा, जेएनयू में रह के मैंने वहां रिसर्च किया। अभी मैं यहाँ पर पीएचडी कर रहा हूँ। तो लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं बनता, उल्टा ये हमारा जो ग्रास्पिंग पावर है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग की लेवल है, उसको मजीद बढ़ाता है, समझे? लेकिन हमारे पास इशू यही है। जरूरी नहीं है आपने इंग्लिश से पढ़ना है। उर्दू में अगर आपका अच्छे से स्टडी हो जा रही है तो अच्छी बात है, इंग्लिश आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। और आप यहाँ पर देख लीजिए कितने लफ्ज है जो उर्दू और इंग्लिश वाले हैं। जिस तरह से हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं उसी तरह के यहाँ तो तकरीबन सारे वर्ड है। अगर आपको साइक्लोस्टोमेटा बोलना है तो आप क्या करेंगे, इंग्लिश में टाइप करेंगे, लेकिन लिखेंगे उर्दू वाले अंदाज में। आप थोड़ी उसकी स्पेलिंग की याद रखेंगे। सबसे पहली वही बात है कि भाई हम इस बात को तय करें कि यार हमको ये एग्जाम किसी तरह से भी क्रैक करना है, उसके लिए हमको मेहनत करना है। अगर आप लोगों में से कोई एक बच्चा भी आप में से कोई एक अगर हाई स्कोर कर देता है, तो मतलब आप लोगों की फोटो जब मार्केट में लगना शुरू होगी ना, तो हमारे बहुत सारे बच्चों के अंदर हिम्मत आएगी। उनको लगेगा कि अरे यार हम कर सकते हैं। और जब इस तरह से होगा ना, तो ऐसे कई सारी क्लासेस खुल जाएंगी। फिर उस वक्त मेरे जैसे बंदे को अपना रिसर्च छोड़कर यहाँ आना नहीं पड़ेगा, फिर मैं अपने रिसर्च पे फोकस करूंगा। जो लोग इस तरह से बोलते हैं ना कि आपने उर्दू मीडियम में लेकर गलती की है, तो उनको पूछना चाहिए कि गलती क्या होगी, किस तरह की गलती है, उनको पूछो कि मतलब मैं अगर उर्दू में अगर मैं स्कोर करती हूँ तो मुझको एडमिशन नहीं मिलेगा, या मैं अगर उर्दू में लेती हूँ तो मेरे को वो सारी चीजें समझ में आएंगी या नहीं आएगी। इस तरह के सवाल उनसे करिए, तो उनके पास जवाब कुछ भी नहीं रहेगा। उनके सिर्फ वहां सामने सिर्फ एक ही जवाब रहेगा कि आप अभी इंग्लिश, अभी आप उर्दू में पढ़ रहे हैं, एमबीबीएस की सारी स्टडी आपकी इंग्लिश में।
लेकिन उनको ये बताइए कि मैं अगर आज 2 साल सिर्फ रेक्टिफिकेशन करता हूँ क्योंकि मेरी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं है, या मैं 2 साल सिर्फ अपनी इंग्लिश सुधारने में गुजार देता हूँ, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स का कोई कंसेप्ट मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा है, मैं बस उसको रेक्टिफिकेशन के तौर पे गुजार रहा हूँ, तो बाद में जब मैं एमबीबीएस में भी जाऊंगा तो मेरे सामने क्या कंसेप्ट क्लियर रहेगा। यहाँ पर अभी जो होता है वो स्कोर आपको अचीव करना है उर्दू से करने का, मतलब आपको सोचिए कि क्यों इन लैंग्वेजेस में रखा गया, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज थी तो सारे लैंग्वेजेस को खत्म कर देते और इंग्लिश में ही रखते। लेकिन हमारे पास एजुकेशन के अंदर ये कहा जाता है कि जो हमारी मादरी जबान होती है, जो हमारी घर की जबान होती है, उस जबान में पढ़ने से हमको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, मतलब हमारे कंसेप्ट ज्यादा अच्छे क्लियर होते हैं। अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी नहीं है, तो उनको पढ़ने का हक नहीं है क्या? है ना, उनको भी पढ़ने का हक है, तो फिर वो क्या में पढ़ेंगे? तो इसी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। इसलिए मेरे पास कई सारे बच्चों के फोन आए, उन्होंने कहा कि सर हमने इंग्लिश से पढ़ा हुआ है, हमने अब क्या करना। तो मैंने कहा कि अगर आपने 11वीं 12वीं इंग्लिश से पढ़ी है तो आप नीट एग्जाम भी इंग्लिश से दीजिए, लेकिन अगर आपने 11वीं 12वीं उर्दू से पढ़ी है तब आप इधर आइए। और मैंने उनको कहा कि अक्सर एकेडमी की शुरुआत इसीलिए हुई कि वो बच्चे जिन्होंने अपना 11वीं 12वीं उर्दू से पढ़ा हुआ है और वो नीट की तैयारी भी उर्दू में करना चाह रहे हैं, वही बच्चों को मैं समझा रहा हूँ। जो लोग ऑलरेडी इंग्लिश में पढ़े हुए, मैं उनको नहीं पढ़ाने वाला या मैं उनको नहीं समझाने वाला या उनको मैं ये नहीं कहूंगा कि वो उर्दू से फॉर्म भरे, क्योंकि उन्होंने 2 साल डाला है, आगे चल के वो उस चीज को सीख जाएंगे। लेकिन वो बच्चे जो उर्दू 11 से भी 11वीं में भी उर्दू पढ़े, 12वीं में भी उर्दू पढ़े, वो किस तरह से 2 या 3 दिन के अंदर या कुछ महीनों में इंग्लिश में समझ जाएंगे और फिर नीट एग्जाम देंगे, उससे तो उनका नुकसान होगा। तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या 10 अटेम्प्ट भी कर ले तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनको पहले इंग्लिश लैंग्वेज समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अक्सर ये कहता हूं कि वो बच्चे जो ऑलरेडी उर्दू से पढ़ रहे हैं वही बच्चे उर्दू में दे, जो ऑलरेडी इंग्लिश से पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश में ही फॉर्म भरे। और मेरी एक और खास गुजारिश है कि इधर उधर की कोई किताब पर मत जाइए, सिर्फ एनसीईआरटी की किताब ही पढ़िए। एनसीईआरटी की किताब को इतना पढ़िए कि उसको बोधा कर दीजिए। आपने अगर जेरोक्स निकाला होगा तो जेरोक्स से पढ़िए। आप अगर परचेस कर सकते हैं याहिया को, उस दिन याहिया अपने जो क्लास का स्टूडेंट है वो जो वहां पर रहता बुरहानपुर में, उससे मैंने नंबर लिया है वहां के शॉपकीपर का, दुकान वालों का। उनके पास अभी स्टॉक खत्म हो गया था, उन्होंने कहा था कि 4-5 दिन में स्टॉक आ जाएगा जहां से हम हमारी किताबें मंगा सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह वो ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा, अगर आप चाहें तो वहां से किताबें मंगा लीजिए, उर्दू में इंग्लिश में, फिजिक्स की केमिस्ट्री की और बायोलॉजी को, आपको वो फायदा देगा। लेकिन ये मेहनत करना है आपने। वही तो मैं बता रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी वर्ड्स है वो सारे इंग्लिश में ही है। उर्दू मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी ने जिस तरह से ट्रांसलेट किया हम उसी तरह से पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी ने जहां पर एक्टोडर्म बोलना चाहिए तो वहां उर्दू में भी एक्टोडर्म ही लिखा है हालांकि वो इंग्लिश का वर्ड, लेकिन लिखा है उर्दू में। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि हमको वो चीजें जल्दी जल्दी समझ में आती है उर्दू में पढ़ने के बाद। अगर आप इंग्लिश में पढ़ने जाएंगे तो वो बहुत मुश्किल जाता है पढ़ने में। फिर एक्टोडर्म को अगर मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया तो फिर हमेशा आपके जहन में एक्टोडर्म क्या है ये मालूम रहता है। जब आप उसको रवानी से पढ़ते हैं उर्दू में तो वो कंसेप्ट आपके जहन में क्या होता जाता है, खुलता जाता है। अगर यही चीज अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको एक्टोडर्म भी समझना है, इज का मीनिंग अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, प्रेजेंट का मीनिंग अगर मालूम है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो फिर आपको फिर डिफिकल्ट जाता है। तो इस तरह से उर्दू में पढ़ने में आपके लिए बहुत सारी चीजें क्या है, आसान है। फिजिक्स की क्लास का मसला ये है बच्चों कि फिजिक्स के लिए जिस टीचर को अपन बात कर रहे थे, वो जो फिजिक्स वाले टीचर है, वो फिजिक्स वाले जो टीचर है इंशाल्लाह वो आ जाएंगे बहुत जल्दी से। अपन ये चाह रहे हैं कि वो हमारे साथ यहाँ पर आए। जिस तरह से केमिस्ट्री का प्रॉब्लम हो रहा है, केमिस्ट्री के टीचर हमारे यहाँ पर करीब में नहीं है, नतीजे में ये हो रहा है कि उनको मतलब वो या तो कभी पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, या वो जो सिस्टम उन्होंने फॉलो करना चाहिए डिजिटल बोर्ड वगैरह वो नहीं कर पा रहे। तो अब हमने ये नहीं चाह रहे कि भाई आप लोगों में से कुछ लोगों ने हमारे भरोसे पे इसको ज्वाइन किया, उनका नुकसान नहीं होना। तो आज ही मैंने उनसे बात किया कि भाई अगर आपसे नहीं जम रहा तो मैं वो सारे बच्चों के पैसे लौटा देता हूँ ताकि उनका नुकसान ना हो। तो इस तरह से फिजिक्स के टीचर के सामने भी हमने कंडीशन रखी है कि अगर आपको पढ़ाना है तो आप यहाँ आके पढ़ाइए, अदरवाइज
रहने दीजिए, बच्चे वैसे भी कर रहे हैं और ऐसा भी कर लेंगे। जब कोई टीचर हमारी क्लास पे आके यहाँ डिजिटल बोर्ड के सामने पढ़ाएगा तब हम इंशाल्लाह उसको स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से उनसे बात हुई है। देखिए अभी है ना आपके पास बहुत वक्त है, आपके पास बच्चों इतना वक्त है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहली बैच है, आप ऐसी पहली बैच है जिसके पास बहुत ज्यादा वक्त है। यानी अभी भी आपके पास 40 से 45 दिन का टाइम है। इससे पहले होता था कि सिर्फ 40-45 दिन का 2-2.5 महीने का फर्क होता था एग्जाम खत्म होके। आप तो ऑलरेडी एग्जाम वगैरह खत्म होके करके आराम से बैठे हुए हैं और आपको बस अभी नीट की तैयारी करना है। तो अभी भी आप अगर बार बार ये सोचेंगे ना तो ये गलत होगा कि अब हो सकता क्या, अब हो सकता क्या, नहीं, अब ही हो सकता। जो भी होगा वो अभी होगा, आपको बस मेहनत करना है। शादी ब्याह वगैरह वगैरह जितनी चीजें सबको छुट्टी दे दो 1-1.5 महीने के लिए, किसी भी चीज को नहीं, सब चीजों को छुट्टी दे दो। ठीक है ना, हमारा टाइम हो जाएगा ये सारी बातों में। तो बस इतना है कि मेरा एक ही गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करिए कि आप स्टडी करें घर पर और मेहनत करें। जहां पर जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो रीडिंग करते वक्त अक्सर मैंने देखा है 4-5 बच्चे, आप दानिश है, राजिक है और सबा है, शायद सालेहा है, ये 4-5 बच्चे कंटिन्यूअसली इनके सवाल चालू रहते हैं। वो रीडिंग करते हुए वो कॉपी, वो जो रीड कर रहे हैं तो उसका इमेज लेंगे फोटो, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, सर ये मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है। तो मेरे को लगता है कि हर बच्चे ने इस तरह से करना चाहिए। हर बच्चा अगर इस तरह से करेगा ना तो हमको पढ़ने में और मेरे को पढ़ाने में और मजा आएगा और हम इंशाल्लाह धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना, हमारी बात हो रही है क्लास साइक्लोस्टोमेटा। यहां पर जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा है, इसको साइक्लोस्टोमेटा जो क्लास होती है जिसको कहा रखा गया है, इस क्लास को रखा गया है ग्नैथोस्टोमेटा। ठीक है, तो इनको रखा गया है अग्नैथा, यानी ऐसे जिनको क्या नहीं होता है, जॉस नहीं होते। तो साइक्लोस्टोमेटा के तमाम मेम्ब्रान कुछ मछलियों पर बैरूनी तुफेलिया, ये क्या करते हैं, जो बड़ी मछलियां होती हैं उन बड़ी मछलियों के आजू बाजू बाजू घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से इनको कहा जाता है एक्टोपैरासाइट। देखिए इससे पहले जो वर्ड हम पढ़ रहे थे वो कौन था, एंडोपैरासाइट। हम क्या पढ़ रहे थे इससे पहले अभी तक, एंडोपैरासाइट। हमने प्लेटी हेल्मिस, एश हेल्मिस, इनके मामले में पढ़ा कि वो क्या थे, एंडोपैरासाइट, जो पौधों और जानदारों के जिस्म में जाके रहते थे। अब ये कौन है, ये एक्टोपैरासाइट है। ये एक्टोपैरासाइट है, मतलब इनके जिस्म के बाहर रहते हैं। ठीक है, इनका जो जिस्म होता है ये लंबा होता है और जो दहन होता है यानी मुंह जो होता है, तो मुंह के दोनों तरफ सांस लेने के लिए 15 यानी 6 से 15 जोड़े गिल स्लिट्स होती है। देखिए इनके पास क्या है, ये गिल स्लिट्स है। तो 6 से 15 जोड़े इनके पास किसके होते हैं, गिल स्लिट्स के होते हैं। तो अभी तक देखिए हम कॉर्डेटा के मामले में बार बार ये पढ़ रहे हैं कि इनके पास क्या होती है, गिल स्लिट्स होती है। ठीक है, फिर जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं, साइक्लोस्टोम के दहन बगैर जबड़ों के गोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कैसे हैं, बगैर जबड़ों के हैं, दूसरे ये कैसे होते हैं, गोल होते हैं और चूसने वाले होते हैं। यानी इनका जो माउथ होता है वो सकिंग टाइप ऑफ माउथ होता है। जिस तरह से नारियल से हम पुरनी लगा के पानी को सक करते हैं, चूसते हैं, उसी तरह से इनका माउथ कैसा होता है, चूसने वाला माउथ होता है, सकिंग टाइप ऑफ इनका माउथ होता है। नाउ दूसरा कि इनके जो जिस्म की अगर बात करेंगे आप, तो इनके जो जिस्म होते हैं छिलकों, और इनके जो जिस्म होते हैं वो छिलकों और जोरदार फिन्स, यानी जो फिन है, पर है, इनके पांव है जिसके जरिए वो तैरते हैं, से महरूम होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनके पास जो जिस्म के ऊपर जो छिलके होते हैं, जिस तरह से मछलियों के ऊपर होते हैं ना, वो जिनको हम कहते हैं स्केल्स, क्या कहते हैं उसको, स्केल्स। तो इनके जिस्म पर छिलके और जोरदार फिन्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो आप देख लीजिए इनके पास कोई फिन्स नहीं है। जिस तरह से मछलियों के अंदर तैरने के लिए क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, इस तरह इनके पास नहीं होते। फिर इनके पास क्या होते हैं, क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम। क्रेनियम का मतलब क्या होता है, क्रेनियम का मतलब होता है खोपड़ी,
तो ये जो क्रेनियम है, खोपड़ी की जो बोन है, इनके पास भी क्रेनियम होती है और इनके पास भी वर्टिब्रल कॉलम होता है। लेकिन इनका क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम ही किससे बना होता है? कार्टिलेज। किससे बनी होती है? कार्टिलेज। इससे पहले भी हमने जब कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था तो हमने मखसूस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज, बोन और खून तीनों की बात किए थे। उस वक्त हमने कार्टिलेज के मामले में कहा था कि ये प्लिएबल होता है, सॉफ्ट होता है ना, हार्ड होता है और सॉफ्ट होता है। उसके अंदर क्या हो सकता है? टेढ़मेढ़ हम उसको कर सकते हैं, उसको मरोड़ सकते हैं, टेढ़ा कर सकते हैं। फिर इनका जो सर्कुलेटरी निजाम है वो कौन सा होता है? बंद किस्म का होता है। साइक्लोस्टोम जो होते हैं ये समंदरी जानवर है। साइक्लोस्टोम ये कैसे है? समंदरी। समंदरी का मतलब यहाँ पर क्या है? खारे पानी में रहने वाले, सॉल्ट वाटर में रहने वाले। लेकिन जब ये तौलीदी अमल के लिए, यानी रिप्रोडक्शन के लिए अपने जैसे जानदार पैदा करने का अमल करते हैं, तो ये कहां पर आते हैं? ये मीठे पानी में आ जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं? ये मीठे पानी की तरफ हिजरत करते हैं। अंडे देने के बाद, अंडे देने के बाद कुछ ही दिनों बाद इनकी मौत हो जाती है। तो ये जो जानदार होते हैं ये क्या करते हैं? अपने बच्चों के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए ये क्या करेंगे? पहले सॉल्ट वाटर से, समुद्री पानी से निकल के कहा जाएंगे मीठे पानी में, वहां पर ये अंडे दे देंगे और उसके बाद उनकी क्या हो जाएगी? डेथ, मर जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? अंडों में से निकलने वाले लार्वा, यानी इनके पास जो डेवलपमेंट होगा वो इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि उनके पास क्या होगा? लार्वा स्टेज होगा। तो अंडों से निकलने वाला जो लार्वा है ये मेटामॉर्फोसिस, कौन सा अमल होता है? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये होता है कि जब वो अडल्ट बन जाएगा, जब वो बालिग बन जाएगा, तो वो वापस समंदर की तरफ क्या करेगा? हिजरत करेगा। फिर अगर दोबारा उसको अपने बच्चे पैदा करना है तो वो कहाँ आ जाएगा? मीठे पानी में आ जाएगा और वहां पर उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगा। इसकी एग्जाम्पल क्या है? तो उसकी एक एग्जाम्पल है हेटेरोमाइजोन। हेटेरोमाइजोन जिसको कहा जाता है लैम्प्रिन, और एक है मिक्साइन जिसको कहा जाता है हैगफिश। क्या कहा जाता है इसको? हैगफिश। देखिए पेट्रोमिक्सोन। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि इनकी जो एग्जाम्पल्स है उनमें दो एग्जाम्पल है, एक है लैम्प्रे, ये जो दिख रहा है ना आपको, लैम्प्रे, और एक जो है वो कौन है? हैगफिश या मिक्सिन। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये है हैगफिश, जिसको कहा जाता है जॉलेस फिश। जॉलेस मतलब बगैर जबड़ों वाली फिश, जिसको हमने कहा है एगनेथा, हमने कहा है। ठीक है। नाउ दूसरा है इनका का जो दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास है जिसको हमने कहा कॉन्ड्रिक थाइस। दूसरी जो क्लास है जिसको हमने क्या कहा? कॉन्ड्रिक थाइस। कॉन्ड्रिक थाइस मतलब वो जानदार जिनके पास क्या होती है? फिन्स। जिनके पास क्या होती है? फिन्स। हमने कहा ना गैनाथोस्टोमेटा, गैनाथोस्टोमेटा के अंदर दो, हमने कहा कि गैनाथोस्टोमेटा के पास सुपर क्लास है, सुपर क्लास में एक है फिन्स और एक है टेट्रापोड्स। तो जो फिन्स वाली है उनकी बात हो रही है। तो फिन्स में सबसे पहले कौन है? कॉन्ड्रिक थाइस। कॉन्ड्रिक थाइस का मतलब यह होता है कि ऐसे ऐसे जानदार या ऐसे वर्टिब्रेट जिनके पास क्या होती है? कार्टिलेज। क्या होती है? कार्टिलेज। आपको याद हो रहा होगा हमने पढ़ा था कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल, या याद आ रहा होगा कॉन्ड्रियोसाइट, याद आ रहा है? तो हमने ये सेल पढ़ा हुआ है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोसाइट, इस तरह से ना। ये जो जानदार होते हैं ये समंदरी जानवर है। कौन सा जानवर है? समंदरी जानवर है। इनके अजसाम यानी जो जिस्म है उसमें स्ट्रीम लाइन, सीधी सीधी लाइन से, ये इस तरह से जो लाइन दिख रही है स्ट्रीम लाइन, और इनके अंदरूनी जो ढांचा होता है वो इंडोस्केलेटन। अंदरूनी ढांचा मतलब इंडोस्केलेटन, जिस तरह से हमारा अंदरूनी जो ढांचा है वो हड्डियों से बना हुआ है, बोन से बना हुआ है, तो इनका जो अंदरूनी ढांचा है वो किससे बना हुआ है? कार्टिलेज। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रिक थाइस। फिर इनका जो दहन है यानी इनका जो मुंह है वो किधर है? वो मुंह है इनका नीचे की जानिब। इनका जो मुंह होता है वो देखिए यहाँ पर नीचे की जानिब। ठीक है।
फिर नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड इनके अंदर ताहयात यानी पूरी जिंदगी भर इनके पास क्या रहेगा, नोटोकॉर्ड रहेगा। गिल स्लिट्स की अगर बात करें तो गिल स्लिट्स इनके पास क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसा वहां पर हमने कहा कि वहां पर पैर गिल स्लिट्स होते हैं 6 से 15 होते हैं, यहाँ पर गिल स्लिट्स होंगे लेकिन वो अलग अलग होंगे। और इनके ऊपर ढक्कन या हम क्या करेंगे स्केल होता है या उसको कहा जाता है अपर्क्यूलम। तो यहां पर क्या होता है, इन पर ढक्कन या अपर क्यूलम नहीं होता। क्या नहीं होता, इनके ऊपर ढक्कन या अपर कुलम नहीं होता। जैसा वहां पर हमने कहा कि वहां पर भी स्केल्स वगैरह, तो यहाँ पर भी किसकी बात हो रही है, अपर क्यूलम ढक्कन की बात हो रही है, वो नहीं होता। इनके जो खाल होती है सख्त और बाहरी सतह पर प्लेकॉइड्स, क्या होते हैं इनके, प्लेकॉइड्स छिलके। ये इस तरह से हमने कहा ना फिशेस, फिशेस के ऊपर क्या देखने को मिलते हैं, छिलके देखने को मिलते हैं जिसको कहा जाता है प्लेकॉइड छिलके। वैसे ही साइक्लोस्टोमाटा में हमने क्या कहा कि उनके जिस्म के ऊपर छिलके मौजूद नहीं होते, इनके पास छिलके मौजूद होते हैं जिनको कहा जाता है प्लेकॉइड्स। एक और बात याद रखना है कि इनके जो दांत होते हैं, दांत भी जो होते हैं इनके, वो भी प्लेकॉइड्स, जो इनके दांत होते हैं वो दांत किससे बने होते हैं, वो प्लेकॉइड स्केल्स में तब्दील होकर अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। तो अभी आपने देखा होगा, इससे पहले जो हमने देखा, तो उनके जो दांत होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं। जिस तरह से हमने शार्क, शार्क इसकी एक एग्जांपल है। तो शार्क के अंदर आपने दांतों को देखा होगा, वो क्या होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। तो इनके जो प्लेकॉइड स्केल्स होती है यानी ऊपर की जो प्लेकॉइड थी, जो हिफाजती तह थी, वो इनके जिस्म के अंदर दांत बना देती है और अंदर की तरफ क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। इनके जो जबड़े होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, इनके जो जबड़े होते हैं ये बहुत मजबूत होते हैं। ये जो जानवर होते हैं, ये जानवर शिकारी आदात के होते हैं। ये क्या करते हैं, अपना जो भी खाना पीना है उसको शिकार करके क्या करते हैं, हासिल करते हैं। फिर हवा से भरे गुब्बार के ना होने, यानी इनके पास क्या नहीं होता है, तैरने के लिए इनके पास जो गुब्बारों की तरह इनके जिस्म के अंदर ऑर्गन होता है वो नहीं होने की वजह से डूबने से बचने के लिए इनको मुसलसिल तैरते रहना पड़ता है। तो इनको कंटिन्यूअसली अपने जिस्म को क्या करना पड़ता है, तैरते रखना पड़ता है, क्योंकि गुब्बारों की तरह इनके जिस्म में कोई एक ऐसा पार्ट नहीं होता जो उनको डूबने से बचाए। फिर इनके पास जो कल्ब होता है, कल्ब में दो खाने होते हैं, एक होता है ऑरिकल और दूसरा कौन सा होता है, वेंट्रिकल। फिर इनके अंदर जो जानदार होते हैं, तो कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनमें बरकी उजू होते हैं जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टॉर्पेडो, जैसे कि टॉर्पेडो जिसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा, अगर कोई जानदार उसको पकड़ने जाए तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास जहरीले डंक होते हैं कि वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करेंगे, जहरीला डंक मारेंगे, जैसे ट्राइगॉन। तो ये जो है ये ट्राइगॉन है, इसके अगर आप कोई पकड़ने जाए तो ये इसकी दुम के ऊपर एक कांटा होता है, डंक होता है, जिसको वो क्या कर देते हैं, चुबा देते हैं। फिर ये जो जानदार होते हैं ये सर्द खूनी जानवर हैं, इनको पोइकिलोथर्मस क्या कहा जाता है, इनको पोइकिलोथर्मस जानवर कहते हैं। अब इनको पोइकिलोथर्मस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो जानदार होते हैं ये अपने जिस्म का जो दर्जे हरारत है, अपने जिस्म का जो दर्जा हरारत है कभी भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर इन्वायरमेंट या माहौल में अगर दर्जे हरारत चेंज हो रहा है तो उसी तरह से इनका जिस्म का जो दर्जे हरारत है वो भी क्या होता रहेगा, तब्दील होता रहेगा। जैसे हम हैं, हमारे जिस्म का दर्जे हरारत माहौल के दर्जे हरारत के साथ कभी भी तब्दील नहीं होता। हम हमारे जिस्म का दर्जे हरारत कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं होते, इनका जिस्म का दर्जे हरारत माहौल के दर्जे हरारत के साथ क्या होता है, तब्दील हो जाता है। ठीक है। फिर इनकी जो जीन्स है, जीन्स कैसी होती है, अलहदा अलहदा होती है, यानी इनके पास नर और मादा अलग अलग होगा। फिर इनके पास जो अमल बारावरी है, वो अमल बारावरी कैसी होती है, अंदरूनी अमल बारावरी होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। फिर कई नो इनकी जो होती है वो नौमौलूद की पैदाइश करती है। किसकी पैदाइश करती है, नौमौलूद की पैदाइश करती है, जिसको कहा जाता है वीवी पेरस। क्या कहा जाता है इसको, वीवी पेरस। जैसा हमने पढ़ा ना ओवी पेरस, वैसा ये कौन होते हैं, वीवी पेरस।
यहाँ पर गलती से देवी पेरस हो गया था, क्या होते हैं, वीवी पेरस होते हैं जो बच्चा जनते हैं। अंडे देना और बच्चा जनना, तो ये जो होते हैं ये डायरेक्टली बच्चे को देते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है, तो इसकी एक एग्जाम्पल है स्कोलियोडॉन जिसको कहा जाता है डॉग फिश, फिर एक है प्रेस्टिस जिसको कहा जाता है आवारी फिश, एक है कार्केरियोडॉन, चारकरियोडॉन जिसको कहा जाता है ग्रेट फिश जिसको हम कहते हैं शार्क, फिर रेंकोडॉन जिसको हम क्या कहते हैं व्हील शार्क। तो ये इनकी कुछ मिसालें हैं, कुछ एग्जाम्पल्स है जिसको आपने अच्छी तरह से क्या करना है, याद करना है और याद रखना है। ठीक है, ठीक, चलिए अब मेरा भी टाइम खत्म हो रहा है, तो इंशाल्लाह कल हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। कल की जो क्लास रहेगी इंशाल्लाह मैं आपको रात में एक मरतबा फिर बता दूंगा। मैं हो सकता है कि हम सुबह में फजर के बाद ही कल की क्लास लें, और हो सकता है कि कल हमारी क्लास 2 घंटे से ज्यादा की भी हो सकती है। ठीक है, तो दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।